हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं वे सभी 7 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें पूछे गए थे। आज हमने प्रश्नों में थोड़ा सा बदलाव किया है। वो ये है कि जो भी टफ क्वेश्चन थे, यानी यूं कहें कि जिन प्रश्नों में लोग ज़्यादा गलतियां करते हैं, उन्हें हमने रेड कलर में रखा है। तो आप लोग विशेष ध्यान दें उन प्रश्नों पर, और कम से कम कोशिश करें कि 30 में से आप लोग 20 क्वेश्चन को किसी भी हाल में सही करें। तो ये प्रयास करें, इससे अच्छा होता है तो और भी बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है अभिकथन ए। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। सही विकल्प चुनें। तो देखिए, इसमें जो अभिकथन यानी कथन जो दिया गया है वो और साथ ही उसका कारण दोनों ही सही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा 11 माह में चल रहा है तो सभी बच्चे 11 माह में ही चलना शुरू करेंगे, क्योंकि व्यक्ति में यानी बच्चों में जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। फर्स्ट है आनुवांशिक बनावट, सेकेंड है भौतिक वातावरण, थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, यानी आनुवांशिक बनावट, वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये सभी पर निर्भर करता है विकास। अगला प्रश्न है किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। ऑप्शन फर्स्ट है शैशवावस्था, सेकेंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड है मध्य बाल्यावस्था और फोर्थ है किशोरावस्था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा जो है वो प्रतीकात्मक खेल करना शुरू कर देता है, यानी उसमें इस चीज का विकास होना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है किताबें और पत्रिकाएं, सेकेंड है मीडिया, थर्ड है धार्मिक संस्थान और फोर्थ है परिवार। तो हम लोग जानते हैं प्राथमिक सामाजिकरण का जो कारक है या फिर संस्था है वो हमारा परिवार होता है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अगला है एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। देखिए, यहाँ पर भी लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, सेकेंड है वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, थर्ड है वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती और फोर्थ है वह नकल नहीं कर सकती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, वह जो है प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। वह यह नहीं समझ पाती कि पानी की जो मात्रा है वो समान ही है, चाहे उसको बड़े बर्तन में रखें या फिर छोटे बर्तन में रखें। अगला प्रश्न है लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है इनाम, सेकेंड है सांस्कृतिक उपकरण, थर्ड है स्कीमा और फोर्थ है संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड। हम लोग जानते हैं कि लेव-वाइगोत्स्की ने संस्कृति पर, समाज पर, ये सब पर ज्यादा बल दिया था, तो इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा, सेकेंड है परिपक्वता, थर्ड है संगठन और फोर्थ है संतुलन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, भाषा के का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे हमारा संज्ञानात्मक विकास भी होता है। यह विचार किसका है, लेव-वाइगोत्स्की का है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला है समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रगतिशील कक्षा कक्ष, अगला है पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, थर्ड है व्यवहारवादी कक्षा कक्ष और फोर्थ है शिक्षक केंद्रित। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, हमारा प्रगतिशील कक्षा कक्ष का उदाहरण है। यहाँ पर बच्चे जो है शिक्षक के साथ समूह में चर्चा करते हैं, साथ ही सकारात्मक संबंध होता है शिक्षक और छात्र में। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, ऑप्शन फर्स्ट है अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, सेकंड है ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं,
थर्ड है कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, और फोर्थ है निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो हम लोग जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बच्चे सक्रिय होते हैं, जो कि ऑप्शन सेकंड में है, तो इसलिए ये हमारा सही होगा। कोरी पट्टी नहीं मानना है उनको, और ऐसा नहीं कि उनको हम ज्यादा भूमिका में नहीं रखेंगे या फिर उन्हें निष्क्रिय रखेंगे, तो ये सभी हमारा गलत होता है। प्रश्न संख्या 10 है, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सेकंड है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, थर्ड है सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, और फोर्थ है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में क्या करता है व्यक्ति, वह खुद के द्वारा स्व चुने हुए यानी कि अपने आप के द्वारा चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित करता है, यानी अपने विवेक के अनुसार वह सही और गलत का चयन करता है और जो उसे सही लगता है वो करता है। वो ज्यादा कानून की परवाह नहीं करता, भले ही अगर वो सोचता है कि अगर कोई कानून टूटने से किसी दूसरे का अगर भला हो सकता है तो वो हमें करना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ जो है हमारा वो सही होगा। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रकृतिवादी, सेकंड है अंतःवैयक्तिक, और थर्ड है अंतःवैयक्तिक, और फोर्थ है स्थानिक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिसमें ज्यादा होता है, वो दूसरों की भावनाओं को, मनसाओं को और व्यवहारों को समझने में ज्यादा अच्छा उसके अंदर क्षमता होती है। लेकिन अंतःवैयक्तिक में क्या होता है, अंतःवैयक्तिक में व्यक्ति खुद के अंदर की बातें, खुद की भावनाओं आदि को ज्यादा समझ पाता है, तो इनमें ज्यादातर गलतियां यहीं पर होती है, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक में। अंतर्वैयक्तिक यानी दूसरों की भावनाओं को समझना, और अंतःवैयक्तिक यानी खुद की भावनाओं और इच्छाओं को समझना। अगला प्रश्न है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, सेकंड है स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए, थर्ड है उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, फोर्थ है उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उनके लिए अभिव्यक्ति का यही एक माध्यम होता है और जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर स्थिरता, सेकेंड है जेंडर समता, थर्ड है जेंडर पक्षपात और फोर्थ है जेंडर सशक्तिकरण। तो इसमें सशक्तिकरण की तो कोई बात ही नहीं है, समता की भी बात नहीं है, इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, जेंडर पक्षपात की भावना को दर्शाता है। ये नहीं है कि लड़के गुड़िया से नहीं खेल सकते, केवल लड़कियां ही गुड़िया से खेलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह अपने आत्मकेंद्रिता को बढ़ावा देता है, सेकेंड है उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है, थर्ड है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है, और फोर्थ है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो फिर आप बैठे किस लिए हैं अगर आप अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं? तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि जो हमारा व्यक्तिगत वाक है इसके माध्यम से बच्चा क्या करता है, अपने आप को मार्गदर्शन करता है, अपना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, अपना ही अपने आप को स्वनियमन के द्वारा सुसाधित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है, सेकंड है विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है, थर्ड है विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और थर्ड है वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थियों से
प्रश्न का उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि हम उनका परीक्षण कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, सेकेंड है लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, अनम्य का मतलब रिजिड होता है, थर्ड है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित अनुकूलन, और फोर्थ है सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार हमें उनको पढ़ाना है, उनके हिसाब से पढ़ाना है, उनके तरीके से पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि हमें अनम्य रखना है, रिजिड नहीं होना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है गुणज वैकल्य, सेकेंड है पठन वैकल्य, थर्ड है भाषा वैकल्य और फोर्थ है गति समन्वय वैकल्य। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, गति समन्वय वैकल्य में ये होता है कि शारीरिक संतुलन नहीं बना पाते लोग और तालमेल नहीं बिठा पाते। गुणज वैकल्य का मतलब होता है यह गणित से संबंधित, यानी हमारा जो डिस्कैलकुलिया होता है। पठन वैकल्य का मतलब क्या होता है, जैसे डिस्लेक्सिया हो गया। तो यही है हमारा ऑप्शन फोर्थ, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है आसपास की चित्ररूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, सेकंड है इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें, थर्ड है विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, और फोर्थ है उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, आसपास की चित्ररूपी सामग्री, यानी जो भी चीज लिखित है, प्रिंटेड है। तो क्योंकि दृष्टिबाधिता जिन बच्चों को है उन्हें तो दिखाई देता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे आप उसमें मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ेंगे, उन्हें बोलकर बताएंगे अलग से। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, सेकंड है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना, थर्ड है पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, फोर्थ है उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, हमें उन चीज़ों को नहीं पढ़ाना है जो कि अप्रासंगिक हैं, बल्कि प्रासंगिक चीज़ों को पढ़ाना है, यानी कि जिनका कोई सार्थक मतलब हो, जो उपयोगी हो, उन चीज़ों को पढ़ाना है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ऑप्शन फर्स्ट है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता, और इसका जो समावेशन का विकल्प है वो है विकार लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं, सेकेंड है स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या, थर्ड है पठन वैकल्य, इसका जो समावेशन का तरीका दिया गया है वो है जटिल गणना पर आधारित प्रश्न, और फोर्थ है वाकबाधिता, और इसका समावेशन का तरीका है मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। तो देखिए इसमें जो इसका सही आंसर माना है सीबीएसई वालों ने या फिर सीटेट वालों ने, वो है हमारा ऑप्शन थर्ड पठन वैकल्य, यानी जो डिस्लेक्सिया है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसे पढ़ने में दिक्कत है ना, लेकिन उसे हम जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चा स्वलीन है वो ज़्यादा टिक करके एक ही जगह पर काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे बच्चों को हम एक ही समय सारणी में नहीं बैठाएंगे। ये नहीं है कि फिक्स्ड है टाइम टेबल, उसका लचीला होना चाहिए। और जो अति क्रियाशील है, जो 5 मिनट भी टिक के नहीं बैठता, तो उसे हम लंबी अवधि की फिल्में कैसे दिखाएंगे? तो या तो गलत हो जाएगा, उसे हमें पार्ट पार्ट में करके, ऐसे खंड खंड में करके चीज़ों को दिखाना होता है। साथ ही वाकबाधिता, जो बच्चा बोलने में बाधित है, जिसे प्रॉब्लम है, तो उसका हम लोग मूल्यांकन केवल मौखिक रूप से स्वीकारेंगे तो कैसे होगा? तो इसलिए ऑप्शन थर्ड को ही सही माना गया है। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। यह तो सही है कि शिक्षक को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को भी भागीदारी करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन हम यह कथन सही नहीं मानते कि अधिगम यानी सीखना जो है, लर्निंग जो है वो स्थानांतरित किया जाता है सीधे सीधे, बल्कि लर्निंग जो है वो क्या करते हैं बच्चे, सक्रिय रूप से खुद ही अपने ज्ञान की खोज में लग के वो अपना उसमें सक्रिय रूप से उसका निर्माण करते हैं, केवल स्थानांतरित नहीं किया जाता। आप बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें शिक्षक जो है वो ज्ञान को भर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। सेकंड है जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है। थर्ड है जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है। फोर्थ है जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण उसी चीज के आधार पर करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर, यानी जो कुछ उनके अनुभव में पहले से ही है, जिसे वे पहले से ही जानते हैं, उसी के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला है, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है संप्रेक्षण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड है सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। थर्ड है विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। और फोर्थ है जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित व परिष्कृत होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन जो सेकंड है, वो इसका सही आंसर होगा। इसमें पूछा गया कि क्या सही नहीं है, तो सीखने का यानी लर्निंग का जो भी कार्य होता है वो केवल दिमाग में किया जाता है, ये सही नहीं, बल्कि बच्चा जो होता है जो वो होता है एक्टिव रूप से अपना कुछ करके भी, अपने हाथ से करके, अपनी इंद्रियों के द्वारा भी वो सीखता है, तो केवल हम दिमाग का उपयोग होता है ऐसा हम नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन फर्स्ट है असंदर्भित पाठ्यक्रम। सेकंड है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके। थर्ड है विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां। और फोर्थ है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट असंदर्भित पाठ्यक्रम, इसका सही आंसर होगा। अगला है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारिता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन फर्स्ट है सक्रिय, सेकंड है विनम्र, थर्ड है आंशिक और फोर्थ है निष्क्रिय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है। प्रश्न संख्या 26 है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल। ऑप्शन फर्स्ट है चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। सेकंड है संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते। थर्ड है केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर है। और फोर्थ है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। अधिसंज्ञानात्मक को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाकॉग्निशन कहते हैं। और पिछली बार इससे लगभग जितना भी शिफ्ट हुआ था उसमें 1-2 प्रश्न देखने को मिला ही था, तो इसलिए इसको अच्छे से जान लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत है। दूसरा है एक शिक्षिका को विद्यार्थियों की त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए, आपको सजा कभी भी नहीं देना है। थर्ड है त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। और फोर्थ है विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं की खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते, यह भी कथन बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। सेकंड है संवेग एवं अधिगम सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। थर्ड है सकारात्मक संवेग अधिगम सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। फोर्थ है नकारात्मक संवेग अधिगम सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है, यहाँ पर लिखा हुआ था किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। सेकंड है परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य।
थर्ड है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य और फोर्थ है परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो ये प्रदर्शन वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य की ओर वो व्यवहार कर रही है, क्योंकि अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए वो पढ़ रही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। सेकेंड है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। थर्ड है परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना। फोर्थ है आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो हम लोग सभी जानते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा को बढ़ावा दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 30 प्रश्न जो कि 7 जनवरी को पूछे गए थे, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आपने इन 30 प्रश्नों में से कितना सही किया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।